नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली के दंगल में जनता के सामने प्रचार और शोर दोनों हो चुका है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी 70 सीटों पर चुनाव होगा, मतदान होगा। 8 फरवरी को मतगणना होगी और उसके साथ परिणाम सामने आएंगे कि क्या वाकई में बसंत में भी कमल खिल सकता है या बसंत के बाद पतझड़ आती है और पतझड़ के लिए झाड़ू की जरूरत होती है। तो क्या झाड़ू एक बार फिर से वहां नजर आएगी और हाथ क्या नजर आएगा भी या नहीं आएगा? सवाल दिल्ली की जनता के सामने और जवाब दिल्ली की जनता को देना है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि 5 फरवरी को दिल्ली के सभी 70 सीटों पर चुनाव हैं और 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और वो तय कर देंगे कि शरद ऋतु में खिलने वाला कमल क्या बसंत में खिल सकता है, और बसंत के बाद आने वाली पतझड़ को संभालने के लिए क्या कमल की जरूरत दिल्ली वासियों को महसूस हो रही है या झाड़ू पर विश्वास रहेगा? इस वक्त की बड़ी खबर, प्रचार का शोर थम चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रचार का शोर थम चुका है। सवाल यह कि इसमें कितना प्रचार हुआ और कितना शोर हुआ, और जनता शोर पर ध्यान देगी या प्रचार पर? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आलोक वत्स साहब, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संगीता गौड़ जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, शुरुआत आपके साथ ही। क्या वाकई में आपको लगता है चुनाव में प्रचार भी होता है और शोर जमकर होता है, और दिल्ली की जनता के सामने क्या वाकई में आपको लगता है कि एक सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, उसके बड़े नेताओं का जेल के साथ आना जाना, क्या ये इंपैक्ट रहेगा, या आपको लग रहा है कि यमुना, सीवरेज, पॉल्यूशन और स्कूल, इसके इर्द गिर्द जनता वोट करेगी? निश्चित रूप से इस बार जो मुद्दे हैं दिल्ली के, बड़े एक मैसेज देने वाला होगा। जो भी परिणाम आए इसका, जो उसकी राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। भाजपा कितनी ताकतवर है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसने पूरी अपनी ताकत झोंकी है, और साथ साथ ही जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो आप पार्टी के लिए है जी। और साथ साथ ही ये है कि उनके जो नेता की जो जेल यात्रा रही है उसका भी एक काफ़ी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, इसका भी प्रभाव पड़ सकता है कि भाई कंफर्म नहीं कि अरविंद जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, और क्या आतिशी के चेहरे या किसी और के चेहरे पर उतनी क्रेडिबिलिटी या उतना भरोसा दिल्ली की जनता कर सकती है जितना अरविंद के चेहरे पर? नहीं, अभी जो नेतृत्व, जो पूरी तरह से जो चुनाव की कमांड थी उन्हीं के नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही है। बाकी जो भी बनेगा उनका एक तरह से प्रवक्ता के रूप में ही वो काम करेगा दिल्ली के ऊपर, क्योंकि कुछ पाबंदियां हैं कानूनी जिसकी वजह से मतलब अरविंद केजरीवाल का नहीं, मेरा यहीं से सवाल है भाई, जब तक अरविंद थे और वो मुख्यमंत्री थे, हो सकता है उनकी क्रेडिबिलिटी आंदोलन के बाद से थी और उस पर भरोसा होता था, लेकिन अब जनता को पता है ना कि वो नहीं होंगे। कोई भी नहीं, लेकिन वो संयोजक के रूप में काम करते रहेंगे और उनसे ही नेतृत्व लेता रहेगा जो भी कोई नेता बनता है। संगीता गौड़ जी, क्या वाकई में ये मुद्दा वहां पर रहेगा कि भाई अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना पड़ रहा है दिल्ली की सड़कों पर? देखिए, राष्ट्रीय संयोजक जो अरविंद केजरीवाल जी ही हैं, उनके नेतृत्व में ही पार्टी अपना काम कर रही है। शीर्ष के नेता चाहे कोई भी हो, आतिशी हो, चाहे कोई और नेता हो, वो उनके नेतृत्व में ही काम करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कोई भी हो, सुपर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है, बस एक स्टाम्प के लिए हम मुख्यमंत्री वहां पर चुनते हैं, काम सारे अरविंद केजरीवाल करेंगे, आप ये कह रहे हैं? ये देखिए, आपने ये तो सब जानते, जग जाहिर है कि एक आम आदमी निकल के आया और वो दिल्ली पे राज कर रहा है। जहाँ पर केंद्र की सरकार बैठी है, वहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, जिनके पास में एलजी का पावर है, जिनके पास में लॉ एंड ऑर्डर और जिनके पास में है। वहाँ पर एक आम आदमी आकर अपनी सत्ता जमाते हैं, जन कल्याण की बात लेके आते हैं और वो कार्य भी करते हैं। दूसरी बार वो फिर आते हैं और तीसरी बार वो आने की तैयारी में है। उससे पहले तो आपने उनको इस तरह से परेशान कर दिया कि उनके काम ही रुक गए। फिर आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके काम नहीं हुए, ये काम नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो जनता ये जानना चाहती है। मैं आपसे पूछ लेता हूं मैम, यमुना की सफाई करने से क्या एलजी साहब ने रोका? मैं पूछ लेता हूं, एलजी साहब से क्या पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एलजी साहब ने रोका?
क्या वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एलजी साहब ने रोका? अच्छा, सीसीटीवी कैमरे की जहां बात आती है वहां पे मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं कि सीसीटीवी कैमरे के लिए एलजी साहब के यहां पर कितने दिनों तक अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जैसे बड़े नेता महीनों महीनों तक वहां बैठे रहे थे। सिर्फ सीसीटीवी कैमरा उनको देना था दिल्ली की जनता को, लेकिन नहीं दे पाए थे। जाके फिर बाद में वो फैसला हुआ, लेकिन ये देखिए कितना समय लिया गया था। फैसला कब हुआ मैम? फैसला हुआ था, लेकिन फैसला हुआ कितने था साल पहले? शुरू में ही हो गया, लेकिन हो गया फिर ना, हाँ, लेकिन तो अब कितने आज सीसीटीवी लग चुके हैं? नहीं नहीं विजेंद्र जी, बात इस बात की है कितना समय लेना पड़ा था। मान क्या लिया पहले मैम, था? भाई 5 साल 10 साल तो थे। दूसरा सवाल कर लेता हूं, कोई बात नहीं। हाईएस्ट डेंसिटी कैमरा दिल्ली जो को है आज निर्भया दिल्ली फंड के अंदर है। से, दिल्ली को निर्भया फंड से मैं इसलिए सवाल ये कर रहा हूं क्योंकि आप एक महिला हैं, प्रवक्ता हैं, मजबूती से पक्ष रख रहे होंगे। बताइए जरा, निर्भया फंड से दिल्ली को कितना पैसा मिला बीते 2 टेन्योर में और कितना खर्च किया हमने? आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपने पास में क्या रख रहे हैं। आपने उनको रखा नहीं, सुनिए मैं बता रही हूं ना। आप निर्भया फंड का कितना पैसा दिल्ली को मिला, कितना मिला मैम, और कितना खर्च किया हमने? ना रखे अपने पास। मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि 7,000 करोड़ से ज्यादा यमुना के खर्च करने पे लगा दिया गया और यमुना साफ ही नहीं हुई, तो 7,000 करोड़ कहां चला गया? मैं तो नहीं कर रहा सवाल। जब यमुना की बात, जब विजेंद्र जी जब यमुना की बात आती है तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं कि यमुना पे काम करने की जब शुरुआत कर रहे थे, काम शुरू भी हुआ है, उसके बावजूद आपने हमारे शीर्ष के नेताओं को अंदर डाल दिया। आपने केंद्र एजेंसियों को जेब में बना के चल रहे हैं, यमुना में उतरकर सफाई कर रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं, विजेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता है जो मैं आप कहती हूँ कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, वो ऐसा नेता है जो सामने मीडिया के सामने बैठ के कहता है कि मुझसे ये काम नहीं हुआ, मैं ये काम करना चाहता था, मेरे से नहीं हुआ, ये मेरे से चूक हुई है, मैं करना। बहुत बार कहा है, बहुत बार कही है। आप तो मीडिया से हैं, आप पहले ये आंकड़े निकाल लीजिए कितनी बार बिल्कुल कहा। आपके 3 दिन पहले ही एक चैनल के सामने, अभी 3 दिन पहले ही बोला है कि मुझसे काम नहीं हो पाया था और काम किए हैं। आप पहले ये बता दीजिए कि आज अरविंद केजरीवाल जी किस मुद्दे पे बात करते हैं? काम किया है, काम करेंगे, यही तो मुद्दा है उनका कि काम किया है, काम के नाम पे वोट मांगा है। भाई आप दिल्ली गए मैम? दिल्ली गए? बिल्कुल। 4 समस्याएं हैं। पहली, ट्रैफिक की समस्या, क्या निजात मिला? नहीं। दूसरी, पॉल्यूशन की क्या निजात मिला? नहीं। तीसरी, सीवरेज की क्या निजात मिला? नहीं। चौथी, यमुना की क्या निजात मिला? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है वो कहां पर है, ये आप मुझे बता दीजिए। जो सबसे शानदार जो इलेक्ट्रॉनिक मेरे पास बाकी पैनलिस्ट हैं, लेकिन आप ही बताइए मैम, बीते 2 टेन्योर में कितनी इलेक्ट्रिक बसें अरविंद केजरीवाल ने खरीदी है, आम आदमी पार्टी ने खरीदी है? ये तो बताइए मैम। आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? तो आप मीडिया वाले, मैं बता देता हूं। 706 बसें इलेक्ट्रिक चल रही हैं दिल्ली में और वो कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही हैं, दिल्ली सरकार की नहीं है। और जो अभी दिल्ली सरकार के अंदर चल रही हैं वो शीला दीक्षित के दौर की खरीदी हुई इलेक्ट्रिक बसें मैम। ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा है मैम। वापस मैं आपके पास आऊंगा। आलोक वत्स साहब हमारे साथ हैं। आलोक वत्स साहब, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, अगर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, अगर एंटी कमेंसी है तो उसका फायदा बीजेपी को होगा, और वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अगर फिर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लड़ाई है तो उसका फायदा बीजेपी को होगा? क्या जीत का यही मंत्र है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये एक एडिशनल फैक्टर है जो चाहे अनचाहे हमारे फेवर में आ गया है। पुरानी कहावत है कि घर फूटे तो कोई दूसरा लूटे। जनवरी लोकसभा चुनाव के वक्त ये पॉलिटिकली मैरिड थे, पानी पी पर एक दूसरे की तारीफ करते थे, और विधानसभा में ये पॉलिटिकली डाइवोर्स हो गए। अब पानी पी कर एक दूसरे की कमियां उजागर कर रहे हैं। ठीक, तो देश की जनता ये सारा देख रही है। शुक्र है सर, ये उत्तराखंड में नहीं हुआ, वरना सरकार पूछ लेती। भाई सरकार से पूछ के डाइवोर्स लिया क्या? दिल्ली में अभी यूसीसी नहीं है। आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें, मेरा अनुरोध है। तो जनता को ये ग्रांटेड ले लेते हैं कि जब चाहे हम गलवहियां कर लेंगे, जब चाहेंगे हम राहें जुदा कर लेंगे। जनता को इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। ऐसे नहीं होता है। जनता को स्थिरता चाहिए, जनता को ईमानदारी चाहिए, कर्मठता चाहिए, गतिशील सरकार चाहिए। और जितनी भी चीजें केजरीवाल जी ने कही थी उसको करने से किसने रोका इन्हें? यमुना की सफाई किन कारणों से रुक गई?
घर घर में पेयजल पहुंचाने से किसने रोक दिया? इन्होंने। माफिया, टैंकर माफिया का तांडव आपने भी देखा, आपकी भी टीवी ने चलाया था। जी 2 साल से तांडव माफिया, टैंकर माफिया का तांडव चल रहा है दिल्ली में। जब बारिश का मौसम आया तो आईटीओ और कनॉट प्लेस पर नाव चलने की नौबत थी, किसी भी नाले की गारज की सफाई नहीं हुई। एक प्रशिक्षु आईएएस मारा गया करोल बाग में इन्हीं कारणों से। इन्होंने कहा था कि एमसीडी नहीं है मेरे पास, इसलिए हम सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इनके हाथ में एमसीडी सौंप दिया। इन्होंने कहा था कि सारे लैंडफिल साइट को जमींदोज कर देंगे, वहां पर पार्क बना देंगे। एक भी लैंडफिल साइट जमींदोज नहीं हुई है, ज्यों की त्यों खड़ी है। इन्होंने कहा पंजाब में हमारी सरकार आएगी तो हम पराली से मुक्ति दिला देंगे। क्या मुक्ति मिली पराली से? खाद बनाने जा रहे थे ये पराली से। एक्यू दिल्ली का सबसे हाईएस्ट था इस साल पराली के कारणों से। तो अब ये कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, सेंटर की जिम्मेदारी इनमें से किसी भी मुद्दे पर नहीं थी। आप बता दीजिए ना, इसमें से कौन सी चीज थी जो सेंटर के पाले में थी, जो सेंटर ने इनको नहीं मदद किया या नहीं कहा? हर जी। चीज के लिए एसपी साहब को मना करते हैं। अभी मैं सुन रहा था बहुत सी चीजें इन्होंने की है। फ्री बस यात्रा की, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्री की, इन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री की, इन्होंने एजुकेशन में फ्री किया, इन्होंने हॉस्पिटल में फ्री किया। एलजी साहब ने रोक दिया इन्हें। ठीक बात है। चलिए वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजकुमार शर्मा जी, क्या वाकई में ये मुमकिन है कि भाई अगले कुछ सालों में फिर कहीं चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ फिर गले मिल जाए और कहे कि नहीं भाई दिल्ली की लड़ाई अलग थी, वहां हमने गालियां एक दूसरे को दी, कोई बात नहीं, यहां तो हम दोस्ती करके आए हैं? क्या वाकई में जनता के साथ हर 6 महीने में आपके रिश्ते बदलते रहेंगे? विजेंद्र जी, ऐसा नहीं है। देश की एकता और अखंडता के लिए हमारा इंडिया नाम का गठबंधन बना था और लोकसभा चुनाव तक ये आप पार्टी हमारे साथ थी। और जब दिल्ली के चुनाव की बात आई तो आम आदमी पार्टी के हमारे साथ पार्टी नहीं बैठी, इसलिए आम आदमी पार्टी अपना इंडिविजुअल चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी अपना इंडिविजुअल चुनाव लड़ रही है। और राजनीति में कई बार ये परिपक्ष ये दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं हम, ये जो गठबंधन हमारा था वो देश की एकता और अखंडता के लिए था। हम चाहते थे कि देश में सभी जातियों का, सभी भाषाओं का सम्मान हो और हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। और हम विपक्ष में रहते हुए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ आती गई उनके साथ हमारा समझौता हो गया। अब जब विधानसभा के चुनाव हुए तो आप पार्टी ने हमारे साथ समझौता नहीं किया और हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों सर, आपने भी तो हरियाणा में नहीं किया था उनके साथ, वो भी तो घूम रहे थे ना आपके पीछे। आपको लगा हम बहुमत में आ जाएंगे, तो पहले तो पीठ आप लोगों ने दिखाई, अब वही वो कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जो हमारा गठबंधन था, जो हमारा समझौता हुआ था, भाई मुझे वो लोकसभा चुनाव को लेकर के हुआ था। और जब स्टेट्स के चुनाव हुए, हमारा गठबंधन था, ये अच्छी बात है कि आप स्वीकार रहे हैं, वरना कुछ नेता तो कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो अभी भी इंडिया अलायंस के साथ हैं या इंडिया अलायंस एग्जिस्ट कर रहा है। एटलीस्ट आपने माना तो सही कि इंडिया अलायंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं हमारा गठबंधन जो था लोकसभा चुनाव तक हमारा बहुत अच्छा चला। उसके बाद जैसे स्टेट के चुनाव आए, कुछ पार्टियों ने अलग चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने उनको परमिशन दी और कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव आम लड़ा। आदमी पार्टी के अंदर क्या क्या कमी दिख रही है जिसके दम पर आपको वोट डले? अब आम आदमी पार्टी की तो कमी, आप दिल्ली में जाएंगे तो आप पता चलेगा, एंट्री करते ही आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा, एंट्री करते ही आपको पॉल्यूशन मिलेगा। गंगा की आप बात करें, जमुना की आप बात करें, वहां जमुना नदी की सफाई नहीं हो रही। सीवरेज की अभी हमारा साथी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, बारिश के अंदर वहां नाव चलती है, इतनी बारिश होती है विजेंद्र जी। दिल्ली के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथी हो गई। मैंने कहा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, साथी हो गए ना साथी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, जो मैडम जो आप पार्टी के वो भी हमारे साथी हैं, आप भी हमारे साथी हैं, महेश भाई साहब बड़े भाई हैं, हम तो ये बड़े भाई के रूप में हमारे साथी हैं। हम तो यकीनन हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां सब साथी हैं, और ये हमने इंदिरा जी से और वाजपेयी साहब से सीखा है। हम सब साथी हैं, हम सब इस देश के हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग हो सकती है और होती है, चुनाव में हम लड़ते हैं, चुनाव के लड़ते, वोट के लिए लड़ते हैं। किसी का भी हो सकता है, अंदर खाने सब हम एक हैं। ऐसा नहीं कह रहा मैंने कहा संगीता जी हमारी साथी हैं, आप हमारे साथी हैं, महेश जी वैसा बड़े भाई के रूप में साथी हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी हमारे साथी हैं। तो मतलब कांग्रेस को अगर वहां वोट ना डले तो किसी को डल जाए, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी खुद के लिए चुनाव लड़ रही है। वहां पे कांग्रेस पार्टी का अच्छा कैंपेन हुआ, अच्छे टिकट बटे हैं और अच्छा कैंपेन चला रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी वहां चुनाव प्रचार आज का जो समाप्त हुआ है, और जब 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, हमको भरोसा है दिल्ली की देवतुल्य मतदाता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान देगी और 8 तारीख को परिणाम बताएंगे। ठीक है महेश जी, इस पूरे चुनाव को मैंने क्लोजली मॉनिटर किया, लेकिन मुझे लगा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये सबसे ऊपर रहा।
और क्या वाकई में यही आज की पॉलिटिक्स भी हो गई है कि भाई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये बताने में कि हमें क्या मिल रहा है या हम क्या दे रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि फला ने क्या कहा था और फला ने क्या नहीं किया, इससे एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होती है। दुर्भाग्य है ये हमारे जो राजनीतिक तंत्र में इस तरह की मतलब कहता हूँ मुद्दा विहीन राजनीति हो गई। जब मुद्दा विहीन राजनीति होती है तो लोकतंत्र पे एक सवालियत चिन्ह खड़ा होता है। सवाल ये है कि मुद्दों पे राजनीति कितनी हो रही है। आप ये देखिए कि सबसे बड़ा जो मुद्दा बन रहा है, एक आम मतदाता को ये सोचने की बात है कि हम फ्री में क्या चीज़ें ले रहे हैं। हर दल आज बढ़ चढ़ करके फ्री देने की कोशिश कर रहा है। इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की संकल्प लेने वालों को आज दुख हो रहा होगा कि वो किस तरह से मतलब सरकारी खजाना को लुटा रहे हैं। क्या इसलिए कि उनको वोट मिले? ये तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं आज उनको देखने की आवश्यकता है कि हम लोकतंत्र को और देश के विकास को कहां तक ले जा रहे हैं। मैं कई बार डिबेट इस पर कर चुका हूं, क्या कैश फॉर वोट की श्रेणी में नहीं आता? ये इनडायरेक्ट में सरकार आप ये कह रहे हैं कि आप हमें जिता दीजिए, 5,000 रुपए दे देंगे महीने के, आप हमें जिता दीजिए फ्री दे देंगे। क्या कैश फॉर वोट नहीं है? पहले हो रहा था कि पार्टियां मतलब क्या कहते हैं घर घर जाकर के पैसे दिया कर देती वोट के लिए, लेकिन अब ये हो रहा है कि सरकारी खजाने से दे रही है। ये कौन सा मतलब क्या कहता है लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं संगीता गौड़ जी, और जबकि कई देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। संगीता गौड़ जी, क्या वाकई में ये कैश फॉर वोट जैसा नहीं है कि कोई मुझे कहे कि भाई आप हमें वोट दे दीजिए, फिर देखिए हम आपको इतने पैसे कैश दे देंगे महीने के, ये आप फ्री दे देंगे, ये आपको फ्री दे देंगे, ये आपको फ्री दे देंगे। क्या ये खरीदना नहीं है वोट को? देखिए विजेंद्र जी, कोई भी पार्टी जब अपना चुनाव लड़ती है तो अपने मैनिफेस्टो में अपने कुछ वादे लेके आते हैं, संकल्प पत्र होता है कि आपको ये सुविधाएं दी जाएगी, चाहे वो कितनी ही बड़ी पार्टी हो, शीर्ष की पार्टी हो, चाहे वो छोटी पार्टी हो। वो लुभावने वादे कहो, उसे सुनहरे वादे कीजिए, लेकिन वो कहती है ठीक है लुभावने वादे, चलिए अब मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लुभावने वादे कह लीजिए। तो ये हर एक पार्टी अपनी तरफ से करती है, लेकिन मुद्दा ये है कि उन कामों पर काम कितना होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ में दुश्मन जैसा व्यवहार कौन पार्टी करती आई है? आप पत्रकार हैं, आपके मंच के माध्यम से मैं आप ही से सवाल करती हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ में दुश्मनों जैसा व्यवहार किस पार्टी ने किया है? आज तक की गरिमा को, आज तक की राजनीतिक जो जिन लोगों का करियर रहा है उसमें किसने छीन कर दिया है, किस पार्टी ने कर दिया और कब से होता आ रहा है? ये आपको अपने आप इसी मंच के माध्यम से अभी बता देंगे कि कौन सी पार्टी ने, कौन से नेता ने ये किया है। मैं दूसरी बात देता हूं अपनों के साथ किसने किया है। कुमार विश्वास जो मुख्य आपके मैं अपनों की बात नहीं, मैं कह रही हूं मैम, गैरों की तो क्या बात करें। राजनीतिक अन्य हजारे जिनके कंधों पर खड़े होकर अरविंद खड़े हुए, वो अन्य हजारे गायब हो गए। अच्छा जिस लोकपाल की मांग के साथ अरविंद केजरीवाल आए, गायब हो गए। विजेंद्र जी, आडवाणी जी कहां है? खाकर कहा कि मैं कांग्रेस और बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा। राजकुमार भाई ने बोला, पहली सरकार ही कांग्रेस के साथ बना लेते हैं। आप विजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी राजकुमार भाई ने क्या कहा कि पटरी मेल नहीं खाई, एक पटरी मेल नहीं खाई, ये शब्द आप पकड़ के रखिएगा, पटरी मेल नहीं खाई। आप मुझे ये बता दीजिए कि किस जगह ऐसा नहीं हुआ है, किस पार्टी में ऐसा नहीं हुआ है? आप बार बार आम आदमी पार्टी को लेके आ जाते हैं। एक आम आदमी राजनीति मेरे पास वक्त की कमी है। राजनीति क्या है, नैरो गेज से ब्रॉड गेज की तरफ चली गई है। लोकसभा में नैरो गेज पर चल रही थी सारी पार्टियां एक साथ, अचानक से विधानसभा में सबको ब्रॉड गेज मिला अपना विस्तार करने के लिए, सब छोड़ के भाग गए। पटरी बदल गई मैम। यहाँ तो आलोक वत्स साहब हमारे साथ हैं। आलोक वत्स साहब, ये पीड़ा भी है सर मेरी एक, मुझे क्योंकि आप काफी अनुभवी हैं, इसलिए बताइए, क्या जो हम ये कहते हैं कि भाई 5,000 कैश देंगे, आपके अकाउंट में डालेंगे, आपकी पेंशन को इतना बढ़ा देंगे, माताओं बहनाओं को इतना देंगे मासिक, क्या ये कैश फॉर वोट नहीं है? मैं आपके चैनल को और आपको इस बात की शाबाशी देता हूं, आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या ये कैश फॉर वोट नहीं है। जी, मैं आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर इस बात को स्वीकारता हूं, ये कैश फॉर वोट है। और सारे पार्टियां इसमें संलिप्त हैं और इसके प्रणेता अरविंद केजरीवाल है, इसकी इजाद करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। आज सब पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये नियति बन गई है
जो नहीं देगा वो बूट लादने चला मैं भाई जाएगा। साहब की बात को काट के एक बात कहना चाहती एक हूँ, मिनट, एक प्लीज, बार मैं आप अपनी मेरा बात को सुनिए, कहना मेरा चाहती हूँ एक्चुअली वो इसी दूर है बात ना, को मैं फिर कह वो के। सुन नहीं पाएंगे। आप बात जिस- कीजिएगा, लेकिन एक बार सुनिए। जितेंद्र जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। जिस चीज के लिए पार्टियां इलेक्ट होती थी वो सारी चीजें तो ठंडे बस्ते में चली गई हैं। अब कौन कितना दे रहा है, ठीक बात है, किस पर चुनाव तय हो रहा है, और कैश पर वोट नहीं है तो क्या है? ठीक बात है, आप तो डायरेक्ट खाते में पैसे दे रहे हैं। वो ठीक बात। 2000 दे रहा है, वो 2500 दे रहा है, कोई कहेगा मैं 3000 दे रहा हूं। ठीक बात, सट्टेबाजी हो रही है जनता को खरीदने की। ये लोकतंत्र का धज्जियां उड़ा दिया सारे लोगों ने, और इसके जन्मदाता अरविंद केजरीवाल जी ने। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंतिम कमेंट मैं आपसे चाहूंगा महेश जी, अगर ये कैश फॉर वोट है, जो लगभग आप मानकर चलिए कहा भी जा सकता है, तो फिर जनता को ये पूछने का हक भी नहीं होता है कि भाई हमारी सड़क क्यों नहीं बनी, हमारे स्कूल क्यों नहीं बने, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन मुद्दों पर वोट पड़ा ही नहीं है। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, हम एक तरफ मतलब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बातें कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारे सामने उदाहरण है वेनेजुएला, श्रीलंका, पाकिस्तान, ठीक बात और संभवतः बांग्लादेश भी होने वाला है। इनकी सबकी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, उनसे भी हम सबक नहीं ले पा रहे हैं, और एक से एक बढ़कर के ऐसी गारंटियां दे रहे हैं कि जैसे कोई मतलब सदाव्रत, मतलब क्या कहते हैं, मुझे अच्छे से ध्यान है, इलेक्शन कमीशन ने इस पर क्वेश्चन भी किया था, फिर क्या हुआ उसका? तो ये करना चाहिए। एक्शन तो सरकार को लेना है, चाहे कोई भी हो सत्ता में, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो। इन सरकारों को जब तक अपना मनसा वाचा कर्मणा के हिसाब से कोई नीति तय नहीं करनी पड़ेगी, ठीक बात। तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। इस देश को मतलब इस जो मुफ्तखोरी की ओर बनाने की जो हमारी टेंडेंसी राजनीतिक दल जो स्थापित कर रहे हैं, उससे मुक्ति दिलानी होगी। आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, आत्मनिर्भर नागरिक भी बनाना होगा। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी शुक्रिया, संगीता जी आपका भी शुक्रिया, और राजकुमार जी आपका भी शुक्रिया। दिल्ली देश की राजधानी है, केंद्र है, तो मानकर चलिए केंद्र से जो संदेश आगे जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में जाता है। अब वहां की जनता को तय करना है कि उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए जो उनको इतनी मूलभूत सुविधाएं दे कि वो अपने दम पर आर्थिक तौर पर विकसित हो पाए, या वो सरकार चाहिए जो उनकी जेब में चंद पैसे डालकर कहे कि हमने आपका मोल तय कर दिया है और अब आप हमें वोट दीजिए। नमस्कार।